नमस्कार, स्वागत है आपका। वंदे मातरम की गूंज देखिए आपने। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत का नाम, ये जो तिरंगा है, कैसे पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जब पूरी दुनिया चीन को टाटा गुड बाय कर रही है, तब भारत का तिरंगा हर बड़ी इमारत पर आजादी के बाद भी रोशन हो रहा है। यह बात है इस देश की। स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का। मुझे आज आपको एक ऐसी खबर बतानी है जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि चीन को कोरोना वायरस के पेटेंट की खबर हमारे पास आ रही है, और अगर यह पेटेंट की बात सही है तो इसका मतलब चीन के पास वायरस भी था और चीन के पास इलाज भी था। क्या यह समझा जाए? लेकिन इससे पहले हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, वो है पाकिस्तान की साजिश की। हमारे सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे बिग वॉल पर। आज के शो के सवाल, आज का एजेंडा जो मैं आपके सामने सेट करने जा रहा हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं यहां पर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। आज के शो का पहला सवाल, क्या पाकिस्तान को पीओके जाने का डर सता रहा है? यकीन मानिए, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पाकिस्तान के एक बड़े नेता, जो कि इमरान खान की नाक में दम करके बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि हम पहले सोचते थे कि श्रीनगर कब आएगा, अब हमें यह लग रहा है कि मुजफ्फराबाद कब जाएगा। यकीन मानिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि क्या भारत और नेपाल की बातचीत से चीन में छटपटाहट है? आज नेपाल और भारत की बातचीत हुई है, चीन पैनिक मोड में आ गया है बड़े तेजी से, और ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि क्या कोरोना वायरस के पीछे चीनी आर्मी का कनेक्शन साफ हो गया है? हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूंगा इसको जूम इन करके सिर्फ सवाल को दिखाएं। क्या कोरोना वायरस के पीछे चीनी आर्मी का कनेक्शन साफ हो गया है? यह सबसे बड़ा सवाल है, और इसके प्रूफ एविडेंस के साथ हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सीधे चलूंगा मैं अपने खास मेहमानों के पास। यहां पर सीधे इसको अगर पुल आउट करें, सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। मेरे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले स्क्रीन पर अगर हम उनको दिखा पाए, सुशांत सरीन मेरे साथ हैं। आपका स्वागत है सुशांत जी, वेलकम वंस अगेन। और मैं आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करूंगा। मनीष मेरे साथ हैं, और अंधेरे में आपको दिखाई दे रहे हैं एलेक्स। मैं चाहूंगा थोड़ी रोशनी हो जाए, क्योंकि देश के रिश्तों पर भी रोशनी काफी दिख रही है। और यहां पर पंकज दास आपको दिखाई दे रहे हैं, सीधे देखें नेपाल से शानदार जानकारी लेकर। इरफान हमारे साथ, हमारे सहयोगी कश्मीर से हैं। मनीष झा आपको दिखाई दे रहे हैं सामने। कमोडोर रंजीत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सभी खास मेहमान हैं। लेकिन सबसे पहले भारत की आन बान शान की अगर बात करें, मुसीबत में फंसे मॉरिशस की मदद के लिए उतरा है भारत। सीधे दिखाएं बिग स्क्रीन पर हमारे सामने। तेल रिसाव रोकने में जी जान से जुटी भारतीय वायुसेना। भारत के हेलीकॉप्टर चेतक और ध्रुव मदद में जुटे। तेल रिसाव से मॉरिशस में एनवायरमेंटल इमरजेंसी। मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। दो भारत के हेलीकॉप्टर्स किस तरीके से वहां पर चॉपर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। देखें, मुसीबत में फंसे मॉरिशस। यहां पर जापान का एक जो समुद्री जहाज था जिसमें तेल भरा था, उससे रिसाव हो रहा है। और किस तरीके से भारत के हेलीकॉप्टर, ये देखें आप, चेतक और ध्रुव हेलीकॉप्टर, दोनों हेलीकॉप्टर आपको हम दिखा रहे हैं। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, चीन पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो विस्तारवाद की तरीके से गुड बाय किया जा रहा है, और यह इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो हम दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे मनीष? मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें देखें आप, किस तरीके से भारत के चॉपर्स मदद में आए हैं पड़ोसी मुल्कों की। और ये अगर डिप्लोमेसी के लिहाज से देखा जाए तो मॉरिशस हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासकर ये देखते हुए भी कि चीन से जो रिश्ते हैं उसमें भी ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है। मैं सीधे चलूंगा एलेक्स के पास। एलेक्स, मॉरिशस की मदद के लिए उतर रहे हैं, यानी सीधे तौर पर यह एक और स्ट्रैटेजिक मूव है अगर चीन के खिलाफ बात की जाए, मॉरिशस को साथ लेने की बात की जाए। देखो, एज फार एज इंडियन मिलिट्री और इंडियन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी रहा है वो ये है कि इंडिया जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन रीजन में। तो यही नहीं कि हम जो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और उनकी मदद करेंगे, जो बाकी जो हमारे इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो हमारे जो नेबर्स हैं एंड इंक्लूडिंग मॉरिशस, हम उनके साथ
हर स्टेप में उनके साथ खड़े रहेंगे। जहां पे भी उनकी जरूरत होगी तो हम वहां पे उनकी जरूरत को पूरी करने की कोशिश करेंगे। और ठीक इसी प्रकार ये जो अभी जो मॉरिशस के साथ जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो एक टीम गई हुई है, जो मॉरिशस का हेल्प कर रही है, इट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर पॉलिसी ऑफ बीइंग अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन। जी, यानी सीधे तौर पर ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और मैं सीधे चलूंगा। इस वक्त मेरे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधे आपको लेके चलता हूं। यहां पर कुछ देर में चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक होने जा रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। पंद्रह अगस्त को पीएम के भाषण के बाद डोवाल की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। चाइना स्टडी ग्रुप लेता है चीन को लेकर नीतिगत फैसले। पीएम मोदी ने दिया सीएसजी को फैसला लेने का अधिकार। चाइना स्टडी ग्रुप 15 अगस्त के पीएम के भाषण के बाद डोवाल की मीटिंग। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा मौजूद है। मनीष, चाइना स्टडी ग्रुप पे जो जानकारी है तुरंत बताएं। के बाद थोड़ी देर से अजीत डोभाल के नेतृत्व में ही स्टडी ग्रुप की बैठक होने वाली है। और सब जानते हैं कि इसमें एनएसए अजीत डोभाल के अलावा विदेश सचिव, रक्षा सचिव और गृह सचिव होते हैं और साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और रॉ और आईबी के प्रमुख होते हैं। और इस ग्रुप को यह अधिकार है कि वो चीन के मामले में अंतिम फैसला ले सके। और इसी ग्रुप ने यह फैसला किया था कि कुछ भी हो जाए, एलएसी से भारतीय सेना तब तक डटी रहेगी जब तक कि चीन अपनी जगह पर अप्रैल 2020 के पोजीशन में ना चले जाए। साथ ही इसी ग्रुप ने यह फैसला लिया था कि भारतीय सेना मौके पर डिसाइड करे कि उसे चाइनीज सेना को क्या जवाब देना है। मनीष, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज जान रहा हूं। मनीष, आज फिर से चाइना स्टडी ग्रुप की जो बैठक हो रही है, डी एस्केलेशन के टाइम पर चीन अभी भी डी एस्केलेट नहीं कर रहा है। हम इस बैठक से क्या उम्मीदें कर सकते हैं? देखिए, मैं इसको इस रूप में जोड़कर चलता हूं कि जब प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि एलएसी से एलओसी तक, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवाद से लेकर विस्तारवाद तक, तो उसके बाद चीन स्टडी ग्रुप की यह पहली बैठक है। यानी इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि पाकिस्तान और चाइनीज का जो नेक्सस है उसको किस तरीके से अब आगे जवाब दिया जाए। यानी जिस बात की चर्चा हम लोग लगातार कर रहे थे कि भारत एक साथ दो फ्रंट पर किस तरीके से मुकाबला करेगा, उसको लेकर क्या रणनीति होगी और हमारा क्या स्टैंड रहेगा, इन सब के बारे में चाइना स्टडी ग्रुप अपने बैठक में विचार करेगा। पॉइंट रखा, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। मनीष, आपने एक पॉइंट रखा है, मैं क्विकली आगे चलूंगा। जनरल द्विवेदी मेरे साथ हैं, सभी मेहमान यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कसवर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, शानदार रिपोर्टर जनरल द्विवेदी, वेलकम सर। कॉमोडोर रंजीत राय, वेलकम सर, आपका भी स्वागत है। और मैं सीधे चलूंगा, इरफान भी दिखाई दे रहे हैं जम्मू से। जनरल द्विवेदी सर, आपने चाइना के साथ कई बार डील किया है, आप उस जगह पे पोस्टेड भी रहे थे। मुझे आप एक चीज समझाइए सर, अभी के हालात में चाइना स्टडी ग्रुप, अजीत डोभाल की बैठक, डी एस्केलेशन चाइना नहीं कर रहा है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या दिखाई देती है आपको? सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि ये जो भी ऑपरेशन हुआ है चाइना साइड से, ये शी जिनपिंग साहब की अपनी अनुमति से हुआ है और वो हाईएस्ट लेवल पर हुआ है। और अगर वो पीछे नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको शी जिनपिंग साहब की अनुमति नहीं है। अभी हमारा क्या विकल्प है? देखो, चाइना स्टडी ग्रुप जो हमारा हाईएस्ट एक बॉडी है जहाँ बड़ी स्ट्रेटेजिक डिसीजन ली जाती है, तो यहाँ हमारे पास तीन विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प है कि हम वहीं डटे रहें जहाँ अभी हैं, जब तक चीन पीछे नहीं जाता उन पर दबाव बनाया जाए, उनको पीछे धकेला जाए। दूसरा है, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो फिर और तरीके हैं जो कि हम अपना सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो है स्टेटस को का। तो अगर हमें चीन को पीछे ले जाना है तो इसके लिए हमें एक दबाव बनाना पड़ेगा, दबाव जो ग्राउंड के ऊपर डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली और इंटरनेशनली। दो स्ट्रैटेजी आपने बताई है जो कि हम कर सकते हैं। मैं रोकूंगा सर आपको यहां पर। शी जिनपिंग के जासूस का एक वीडियो सामने आया है, चीनी जासूस चार्ली पेंग का एक्सक्लूसिव वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष पर
1000 करोड़ की साजिश का आरोपी चार्ली ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत। जांच होने तक चार्ली को भारत छोड़ने की इजाजत नहीं। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये है वो चीनी जासूस जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे मैं आपको लेके चलूंगा यहां पर क्या कुछ इसने कहा है अपने फेवर में। बहुत क्विकली वहां पर जाएंगे। आइए सीधे चलते हैं यहां पर। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चीनी जासूस यानी कि ये जासूसी कर रहा था। खबर आई दलाई लामा की भी। और यहां पर जो जानकारी है, 1000 करोड़ के हवाला कारोबार का आरोपी हिरासत में। नंबर 1, नंबर 2 चेंज ओवर करें बहुत क्विकली। चार्ली पेंग के ठिकानों पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जांच पूरी होने तक चार्ली को भारत छोड़कर जाने की अनुमति नहीं। चेंज ओवर करें। यह है चीनी जासूस। अपने आप इसको चेंज करते रहे। दिल्ली पुलिस ने 2018 में फर्जी पासपोर्ट के साथ चार्ली को गिरफ्तार किया था। यह अपनी सफाई दे रहा है। सुशांत सरीन इस वक्त मेरे साथ है, मैं उनके पास जाऊंगा। सुशांत सर, वेरी क्विकली, चाइनीज जासूस को पकड़ा है। उसके पास से कई सारी इंफॉर्मेशन निकल रही है। हवाला में इन्वॉल्व है, दलाई लामा की जासूसी कर रहा था। ऐसा लगता है कि ये जो चीन के एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटीज के तार बहुत गहरे हैं। आप आने वाले समय में कुछ और खुलासे होते देख रहे हैं? मेरे को तो थोड़ा सा अचंभा है कि ये खुलासे इतनी देर के बाद क्यों हो रहे हैं। अरे वाह, क्योंकि ये काफी देर से पता था कि चीन के इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस जो हैं भारत में वो काफी सक्रिय हैं। ना सिर्फ उनके लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनकी कंपनियां यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जिस तरीके के उनके कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खुले हुए थे, जिस तरीके से उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर आके पढ़ रहे थे, जिस तरीके से उनका मीडिया यहाँ पर प्रेजेंट था, और जिस तरीके से वो यहाँ पर जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया है उसको एंगेज कर रहे थे, अपने यहाँ पर बुला रहे थे, और बहुत अच्छी ल्यूक्रेटिव जिसको आप कहें उनको अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी चीन के अंदर। तो ये लाजमी था कि वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे। और ये आपको उसमें भी दर्शाया जाता है कि जिस तरीके के लेख चीन के पक्ष में लिखे जाते थे। तो ये तो हमारी थोड़ी सी अहमकानापन था कि हमने इतनी देर के बाद ये एक्शन लिया। तो इसलिए मेरी नज़र में तो गलवान घाटी में जो लोग शहीद हुए वो तो हुए, लेकिन उनकी शहादत ने एटलीस्ट ये सारी जो परतें हैं उनको तो खोलना शुरू कर दिया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारे को किसी भी देश में इतना लुब्ध नहीं होना चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा के साथ उनको खिलवाड़ करने दें। और अगर ये सबक हम सिर्फ चीन के लिए नहीं अप्लाई करता है, ये बाकी देशों के लिए भी करता है। एक जमाना था कि जबकि रूस यहाँ पर ये काम करता था, अमेरिका भी जरूर करता होगा। और हमारे को ये लाजमी है हमारे लिए कि रिश्ते बेहतर से बेहतर हो, लेकिन कुछ कार्रवाइयां होती हैं दूसरे देशों की जिसको बड़ी सख्ती से आपको रोकना पड़ता है। और तमाम देश ये करते हैं। अमेरिका इजराइल के साथ करता है, इजराइल अमेरिका के साथ करता है, जब से उनसे ज्यादा कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है। तो ये हमारे को भी ये सोच रखनी चाहिए कि ये कार्रवाई जो है इसको किसी हालत में अलाउ नहीं करना चाहिए। चीनी जासूस की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे पास बड़ी खबर आ रही है। बारामूला आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकी ढेर। इस वक्त की बड़ी खबर, बारामूला आतंकी हमले में 3 भारतीय जवान शहीद। हमले में जेकेपी जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 एसपीओ और 2 सीआरपीएफ जवान शहीद। आतंकी संगठन पीएएफएफ ने ली बारामूला हमले की जिम्मेदारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, इरफान मेरे साथ हैं, मेरे पास कुछ जानकारी और भी आ रही है। इरफान मेरे साथ है। इरफान, इस हमले में पूरी जानकारी बताइए, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है तुरंत? देखिए निशान, साफ तौर पर यह जो हमला है सुबह 9 बजे के आसपास हुआ। श्रीनगर बारामूला को जो हाईवे है, क्रीरी का इलाका है जहां पर नाका पार्टी थी डिप्लॉयमेंट पे, उन पर मिलिटेंट्स ने जो है अचानक फायरिंग की अंधाधुंध, जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। एक जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ऑफिसर भी इसमें शहीद हुए हैं। हालांकि उसके तुरंत बाद ही पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया, क्योंकि पहले ही
सूचना थी कि 3 मिलिटेंट्स ने यह हमला जो है अंजाम दिया है, जो लश्कर तैयबा मिलिटेंट संगठन के हैं, और इस इलाके को, क्रीरी के इलाके को घेरा गया और 2 मिलिटेंट्स को है मुठभेड़ में मारा गया, यानी तुरंत कुछ ही घंटों में इसके बाद हमलावर को मारा गया। फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि तीसरे मिलिटेंट की भी खबर सुरक्षा बलों को मिली थी जब वो वहां पर हमला कैरी किए थे। उसके बाद फिलहाल रेइंफोर्समेंट बुलाया गया है। पिछले 4 दिन में ये दूसरा हमला है। आपको याद होगा निशांत, 4 दिन पहले नौगाम श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में इसी तरह का हमला जैश मोहम्मद मिलिटेंट संगठन ने किया था, जिसमें 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं मेरे को, ये पाकिस्तान का डेस्परेशन है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। मैं आपको इससे ज्यादा वहां पर परेशान नहीं करूंगा, सीधे बिग बॉल पर चलते हैं। हमारे पास इस खबर को लेकर काफी इंफॉर्मेशन यहां पर भी है, सीधे यहां पर दिखाते हैं। इरफान, शुक्रिया आपका। यहां पर सीधे हमारे दर्शकों को दिखाएं क्या क्या जानकारी है। कश्मीर में यहां पर आज सीआरपीएफ, कश्मीर में निशाने पर जवान, सीआरपीएफ नाका पार्टी पर हमला, बारामूला में 3 जवान शहीद। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नौगाम में पुलिस के 2 जवान शहीद। इसके बाद 2 जवान शहीद हुए नौगाम में, सोपोर में 1 जवान घायल हुआ है। ये बार बार अटैक हो रहे हैं। इसको इस साल अब तक कश्मीर में 154 आतंकी ढेर हो चुके हैं। ये एक और चीज है, 154 आतंकी इस साल अभी तक कश्मीर में ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन मेरे पास ये जानकारी इसलिए आ रही है क्योंकि अगर इस खबर को मैं जोड़ूं हमारी अगली ब्रेकिंग से, तो आप समझ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर डेस्परेशन क्यों है, जो कि शो का आज पहला सवाल है। पाकिस्तान को सता रहा है पीओ के हाथ से जाने का डर। बड़ी खबर, पाकिस्तान को डर मुजफ्फराबाद जल्द भारत का हो जाएगा। ये आपको दिखा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान है इमरान के कट्टर विरोधी, जिन्होंने ये कहा है। पाकिस्तान को सता रहा है डर पीओ के हाथ से जाने का, और ये बड़ी खबर, ये इन साहब का बयान है जो कि हम आपको कुछ क्षणों में दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि अब मुजफ्फराबाद जो है वो भारत का हिस्सा हो जाएगा। फजलुर रहमान जो कि इमरान के कट्टर विरोधी हैं, इमरान के खिलाफ कई रैली निकाली है। कसवर मेरे साथ है। कसवर, ये क्या वाकई में फीलिंग है, क्योंकि हम तो अभी तक मीडिया में सुन रहे थे वहां पर ऐसी बातें हो रही हैं, ये वहां पर इतने बड़े नेता हैं जो बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मुजफ्फराबाद भारत का हिस्सा हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कसवर? देखिए निशांत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये एक ऐसे शख्स के मुंह से निकली है जो कश्मीर कमेटी का काफी अरसे से पाकिस्तान की पार्लियामेंट का सरबराह रहा। तो लिहाजा हम इसकी जो स्टेटमेंट है वो इनको फजल रहमान की इंतहाई सीरियस लेना होगा। मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान के ऊपर काफी अरसे से प्रेशर बिल्टअप हो रहा है कि आप कश्मीर को हथियाने के लिए या कश्मीर के अंदर जो भी पॉलिसीज हैं इनकी इंडिया की, उसको काउंटर करने में नाकाम रहे हैं। और ये एक डेस्परेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सिर्फ फजल रहमान साहब की तरफ से नहीं है, पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो ब्लेम करेंगे इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि आप सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैं इस स्टेटमेंट को इंतहाई सीरियस से लेता हुआ ये मैं समझता हूं कि शायद मौलाना फजल रहमान का एक प्रेशर टैक्टिक्स है जो कि इंतहाई एक, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अपोजिशन लीडर है। लेकिन मुझे आप इस्लामाबाद से मेरे साथ जुड़े हमारे दर्शकों को ये बताइए, कसवर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में वाकई में इस बात का डर है कि 370 हटने के बाद अब पीओके चला जाएगा, या ये डर कह रहा है या फिर ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी अपोजिशन लीडर की? नहीं, देखिए ये दोनों चीजें हैं। अपोजिशन लीडर की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान अभी तक कुछ प्रैक्टिकल करने में नाकाम रहा है, और यही एक उसकी इमरान खान की कमजोरी है जिसको अपोजिशन लीडर जो है वो कैश करने की भरपूर कोशिश करते हैं और उसको बार बार अटैक करते हैं। तो मौलाना फजल रहमान जो है वो यही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अब तक आप जो भी देखें कि कश्मीर के हवाले से लेकर इमरान खान के ऊपर जो प्रेशर एक बनता नजर आ रहा है वो यही है कि पाकिस्तान की जो अभी की सरकार है वो सिर्फ लिप सर्विस से थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, अपने दर्शकों को ये ब्रेकिंग एक बार फिर से इनके बयान के साथ सुनाऊंगा, और कॉमोडोर रंजीत राय मेरे साथ है, मैं उनके पास आऊंगा। एक बार फिर से ये पूरी खबर दिखाएं, इस वक्त की बड़ी खबर इनके बयान के साथ हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जरा देखें, पाकिस्तान को सता रहा है पीओ के हाथ से जाने का डर, पाकिस्तान को डर मुजफ्फराबाद जल्द भारत का हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान है इमरान के कट्टर विरोधी। कॉमोडोर रंजीत राय मेरे साथ है। सर, पाकिस्तान ने चीन के साथ टाई अप सिर्फ इसीलिए नहीं किया है क्योंकि उसको पैसा मिलेगा,
उसने इसलिए भी टाई अप किया है जिससे कि वो भारत के ऊपर दबाव बना पाए। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि यह पर्पस उसका डिफीट होता दिख रहा है। उल्टा भारत का दबाव पाकिस्तान के ऊपर इतना दिख रहा है कि वो हर दिन खौफ में रहता है। क्या यह बात सही नहीं है? बिल्कुल सही आपने बोला। पाकिस्तान का जो दम है, जो उसके पास है, वो चीन का ही है। अभी आर्मामेंट आ रहे हैं उनके चीन से आ रहे हैं, पैसा आ रहा है सीपीसी उधर से आ रहा है। तो बिल्कुल ठीक आपने बोला। 5 अगस्त के बाद जब हमारे होम मिनिस्टर ने बोला था कि पीओके और अक्साई चीन हमारा है लद्दाख से, उसके बाद बालाकोट से पहले और अब उनको बिल्कुल डर लग गया। और चीन तो बोलता होगा पाकिस्तान कि भाई अगर जो आपने इंडिया को नहीं कंट्रोल किया, एक पाकिस्तान कोने में गया है, तो मेरे ख्याल मिलिटेंट्स को ज्यादा पैसे दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। 2 किस्म के मिलिटेंट हैं, एक तो इंटरनल जो कश्मीर में है उनको खुशी नहीं है। अब आपने भी जो बोला 4 दिन पहले 2 जवान, आज भी आप कह रहे हैं सीआरपीएफ पे अटैक है। और हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था हम दोनों को विस्तार चीना से जो हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे और आतंकवाद कंट्रोल करेंगे। तो ये है कि पाकिस्तान इन द लास्ट ब्रेथ, जब लास्ट ब्रेथ में होता है, पूरा दम लगाता है चीन को बताने के लिए। लेकिन रंजीत सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि चीन और पाकिस्तान कंबाइन होकर भी भारत के ऊपर दबाव एग्जर्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये इन दोनों का सबसे बड़ा फेलियर है? पाकिस्तान एक फियर साइकोसिस में है कि भारत 370 हटा चुका है, बालाकोट कर चुका है, उरी के बाद स्ट्राइक कर चुका है, अब ये कहीं मुजफ्फराबाद भी ना आ जाए। बिल्कुल ठीक। 1 मिनट मैं बोल दूं आपको। जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, पूरे भाषण में 15 अगस्त लाल किले से चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन आखिर में बोला ये जो अलायंस है, तो हमें भी ये पता होना चाहिए दबाव चीन से है, यहाँ हवाला चल रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी कोशिश कर रहे हैं, दलाई लामा चेंज होने वाला है। बाजवा साहब गए सऊदी अरेबिया माफी मांगने के लिए कि आप हमारी ट्रूप्स 25,000 मत वापस भेजिए। तो ये अभी अनस्टेबल सिचुएशन, क्योंकि सर आपने कहा है, आपने ये बात कही है, तो इसी से मिलती जुलती एक खबर में लेके आ रहा हूं। कसवर मेरे साथ बने रहे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री की कुर्सी जानी तय, झूठे बयानों के चलते शाह महमूद की कुर्सी जाएगी, ऐसी खबर आ रही है। सऊदी अरब के दबाव में जा सकती है कुर्सी। भारत के खिलाफ पीओके में दिया था बयान। शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने बयान दिया था, इनकी एक कुर्सी जानी तय दिखाई दे रही है। क्योंकि आज ही मैं आपको बताना वाला हूं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के दौरे पर रवाना होने वाले या हो चुके हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ शाह महमूद कुरैशी। आपको याद होगा पीओके में किस तरीके से झूठ बोला था। मैं अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं यहां पर बिग बॉल। आइए सीधे चलते हैं और जरा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं कसवर के पास आ रहा हूं। देखिए आप, झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है पाकिस्तान में, और वो भी भारत के खिलाफ। यहां पर देखिए हमने ऊपर क्या लिखा है, होल्ड करें इसको जरा। झूठ बोले कुर्सी जाए, झूठ बोले कुर्सी जाए। ये बहुत मीठा झूठ बोलते हैं ये साहब, इनके लिए मशहूर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हर दिन नया झूठ बोलने के आदी हैं। नंबर 1। नंबर 2, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। कश्मीर के झूठे एजेंडे पर सऊदी अरब को भारत का साथ ना देने की इन्होंने धमकी दे डाली। सऊदी अरब को धमकी दे डाली शाह महमूद कुरैशी ने। मतलब सोचें आप, तस्वीर दिखाएं इनकी। शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को धमकी दे दी थी। सऊदी अरब को धमकी दे रही है, वो सऊदी अरब जो इमरान खान को बीच रास्ते पेन से उतार देता है, उसको धमकी दे रहे हैं। सोचें आप। खैर चलिए कोई बात नहीं, आगे यहां पर आइए। सऊदी अरब को धमकी देते हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अब इसमें बड़ी बात, पीओके में भी शाह महमूद कुरैशी ने भारत के खिलाफ दिए थे झूठे बयान, जो मनीष झा हमारे सहयोगी ने एक एक करके आपको बताया था। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है, सऊदी अरब को मनाने पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा। इसीलिए शाह महमूद कुरैशी का डब्बा गोल होने के संकेत पूरे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मेरे पास नेपाल से बड़ी खबर आ रही है, लेकिन सीधे चलूंगा मैं। कसवर मेरे साथ है। कसवर, वेरी क्विकली बताएं इस खबर पर क्या क्या इनपुट है आपके पास। जी निशांत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है गवर्नमेंट पे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर कि जिस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान इनका आया शाह महमूद कुरैशी का, वो भी एक ऐसे ब्रादर मुल्क
के खिलाफ जो हमेशा ही थ्रू थिक एंड थिन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और यही वजह है कि अभी पाकिस्तान के आर्म फोर्सेज के चीफ जनरल कमर बाजवा वो एक इंतहाई हंगामी दौरे पे पहुंचे हैं वहां पे, और उनकी मुलाकातें तय क्राउन किंग सलमान के साथ और क्राउन किंग के साथ। ये बड़ी बात है कसवर, देखिए मैं आपको एम्बैरेसिंग पोजीशन में नहीं डालूंगा, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि कश्मीर के ऊपर अगर हमारा साथ नहीं दिया तो हम खुद ही बैठक कर लेंगे या पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, हम बॉयकॉट कर देंगे। इन्होंने बोला था इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की वो जो कमेटी होती है उसको। लेकिन सऊदी अरब ने कहा हम आपको तेल नहीं देंगे, सऊदी अरब ने कहा हम आपको लोन नहीं देंगे, और उससे पहले इसी सऊदी अरब ने इमरान खान से अपना दिया हुआ प्लेन वापस ले लिया, उनको बीच रास्ते में उतार दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? निशांत आपकी बात बिल्कुल ठीक है। निशांत आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान डिपेंडेंट है, वो तेल की बात हो, वो इकोनॉमी हो, वो जो भी चीजें हो, और उनका ब्रदरली रिलेशन है। जब ये फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया तो यहाँ पे पाकिस्तान और सऊदीया में जो लीडरशिप थी दे वर टोटली शॉक्ड। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेज के चीफ हैं उनको पैसिफाई करने के लिए, इलैबोरेट करने के लिए वहां पे पहुंचे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, इन दोनों का तारीखी ताल्लुकात है। मजे की बात यह है कि उन्होंने इमरान खान को नहीं भेजा है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कसवर, सॉरी आपको रोक रहा हूं। मजे की बात यह है कि उन्होंने इमरान खान को नहीं भेजा है क्योंकि इमरान खान डिप्लोमेसी में सेल्फ गोल मारने के लिए मशहूर हो चुके हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का अच्छा खासा अमल दखल है, और इसी यही वजह है क्योंकि पाकिस्तान के मिलियन ऑफ पाकिस्तानी से उनका आज भी ट्रस्ट सिविलियन लीडरशिप से ज्यादा आर्म फोर्सेस की लीडरशिप पर है। और पाकिस्तान के फौज के तारीखी ताल्लुकात हैं इनके साथ, सऊदी अरब के साथ। इस वजह से कमर जावेद बाजवा दोनों मुल्कों के जो स्टेट पे डाल दिए हैं फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी ने, वो वहां पे उनको पैसिफिक करने गए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस सारे सिनारियों में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी बड़ी प्रेशर डाला। ठीक है कसवर, कुरैशी की कुर्सी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। आपने हमारे लिए टाइम निकाला वहां पर, बहुत बहुत शुक्रिया कसवर हमसे बातचीत करने के लिए। नेपाल भारत के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता, इस वक्त की बड़ी खबर। 9 महीने बाद भारत नेपाल के बीच हुई बातचीत। भारत की मदद से नेपाल में चल रही परियोजनाओं की हुई समीक्षा। सड़क, रेल और पन बिजली परियोजनाओं की समीक्षा हुई। नेपाली विदेश सचिव और भारतीय राजदूत के बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और ये बहुत अच्छी खबर है। रोटी बेटी का रिश्ता जिन देशों के बीच में है उनकी ये बातचीत, ये देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई है। मैं सीधे आपको लेके चलूंगा इन शॉट्स को, बाद में हम वॉल के साथ आपको दिखाएंगे, लेकिन सीधे आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर ये क्या क्या हुआ है बहुत क्विकली, क्योंकि हमारे पास समय कम है। अपने दर्शकों को बता दें अगले 5 मिनट में हम चीन के कोरोना वायरस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। अगले 5 मिनट में चीनी फौज और कोरोना वायरस का बहुत बड़ा खुलासा। ठीक 4:31 पर आप कहीं मत जाइएगा। लेकिन भारत की मदद से नेपाल में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। सुबह के भूले शाम को घर आए, इनकी बात हो रही है ओली जी। खैर, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट। अब देखें, 9 महीने बाद नेपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। 9 महीने के बाद, हालांकि एक कड़ी है, उस कड़ी में यह 8वीं बैठक थी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 4 महीने बाद पीएम मोदी से ओली ने बात कर दी और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। चलिए, कुछ तो अच्छा काम किया इन्होंने। खैर, मैं ओली साहब की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 8 मई को यहां पर जो हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है, राजनाथ सिंह के लिपुलेख में कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल नाराज हो गया था, पॉलिटिकल गेम खेल रहा था। सीधे यहां पर चलेंगे, मेरे साथ दास बाबू मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छी जानकारी नेपाल से लेकर आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा पंकज, ये जो बातचीत हुई है, क्या ये समझा जाए ये चीन के लिए एक सेटबैक है? अरे ये बातचीत कैसे करने लग गए, मतलब ये कैसे संभव है? बिल्कुल, देखिए एक अच्छी बात है नेपाल के लिए, खासकर जो नेपाल और भारत के बीच शांत और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हो रही है, क्योंकि 2 दिन पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपनी पहल पर भारत के प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता दिवस के बहाने उनसे बात की, उनको शुभकामनाएं दी और उनसे अपेक्षा की कि नेपाल और भारत के बीच जो है जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाएं और आगे हम द्विपक्षीय वार्ता को लगातार जारी रखें। उसी के कारण आज की जो मीटिंग थी, ये तो मीटिंग पहले से शेड्यूल थी, लेकिन इस मीटिंग पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। खुले रूप से दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, क्योंकि जितने बड़े प्रोजेक्ट्स नेपाल में भारत के सहयोग से चल रहा है उसको लेकर नेपाल में काफी उत्साह है, क्योंकि ऐसे ही प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद। पंकज, मुझे एक बात बताइए सच
जब नेपाल और भारत के देश एक दूसरे से बातचीत करते हैं तब वहां की जनता का उत्साह अलग होता है, और जब चाइना और नेपाल मिलते हैं तो बड़ी मायूसी दिखती है। यह बात सही है कि नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही परसों प्रधानमंत्री और दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई तो एक लॉबी जो यहाँ चाइना को फेवर करती है वो काफी परेशान हो गए। सोशल मीडिया पर उनकी परेशानी दिख रही थी। वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने उनको शुभकामनाएं दी उसको लंबी चौड़े मैसेज किया, और नेपाल के लिए सिर्फ 2 लाइनें लिखी। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों पर चीन अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है, अपनी परेशानी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपका यही वैल्यू एडिशन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पंकज शुक्रिया आपका। मनीष झा क्विकली एक इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, मेरे पास एक चीन के ऊपर खबर आ रही है। मनीष क्विकली बताएं चीन किस तरीके से तिलमिला गया है नेपाल वाली खबर से। मनीष क्विकली बताएं क्या जानकारी दे रहे हैं आप नेपाल वाली बैठक पर। निशांत, अभी आप लोग जो बात कर रहे थे इसी में मैं जोड़ दूं कि आज की मीटिंग में जब नेपाल के फॉरेन सेक्रेटरी और हमारे एम्बेसडर के बीच बातचीत हुई उसमें रामायण सर्किट की बातचीत भी हुई है, कल्चरल हेरिटेज की भी बातचीत हुई है, यानी अयोध्या और जनकपुर को कैसे जोड़ा जा सकता है उसकी बातचीत हुई है। तो नेपाल के विदेश सचिव अयोध्या और जनकपुर को जोड़ने पर बातचीत कर रहे हैं, भगवान राम के कनेक्शन को जोड़ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ओली ने भगवान राम को लेकर कुछ अलग ही अपनी जो पटकथा लिखने की कोशिश की थी। क्या बात है मनीष, मैं आपको रोकूंगा। बहुत अच्छी बात है, यही मैं बताना चाह रहा था कि भारत और नेपाल इन दोनों का डीएनए एक जैसा है। चीन का मामला थोड़ा गड़बड़ है, भारत और नेपाल की संस्कृति एक जैसी है, ये दोनों मिलते हैं तो बात अलग होती है। और चीन में तिलमिलाहट का बड़ा उदाहरण, नेपाल पर पकड़ ढीली होने से के डर से चीन चिंतित है। चीन ने नेपाल के बाद तिब्बत पर किया फोकस, तिब्बत से भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी। शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने किया तिब्बत का दौरा। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आप किस तरीके से अब चीन, देखिए इसी को कहते हैं गोल पोस्ट बदलते रहना। चीन कंफ्यूज है, सोचता है कि भारत को पछाड़ देगा, वो तिब्बत चला गया है। मैं यहां पर आपको लेके जाऊंगा बिग वॉल पर वेरी क्विकली, और तुरंत उसके बाद मेरे साथ बहुत संक्षेप में जनरल द्विवेदी से एक रिएक्शन लूंगा। यहां पर आए सीधे दिखाएं, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको समझे आप। तिब्बत को लेकर जो मेरे पास जानकारी आ रही है, ये फ्लैश अप करें यहां पर। वांग यी ने कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी के साथ तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सरकार के चेयरमैन से मुलाकात की। ये लीजिए वांग यी। खैर एनीवे, अब आगे बढ़े, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वांग यी ने क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के साथ संपूर्ण विकास पर जोर दिया। कुछ नहीं, बेकार बात है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, संपूर्ण विकास ये करेगा जो विस्तारवाद करता है। वांग ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सीमाएं, क्षेत्र के गांव की स्थिति का जायजा लिया। अब ध्यान से देखें, यह वांग यी यहां पर है और जो एक चीनी जासूस यहां पर पकड़ा है। प्ले करें, तिब्बत के दौरे पर गए थे चीनी नागरिक चार्ली पेंग, भारत में दलाई लामा की कर रहा था जासूसी। चीनी नागरिक, और सोचें आप, मैं सीधे चलूंगा जनरल द्विवेदी के पास। जनरल द्विवेदी वेरी क्विकली सर, आप मुझे बताएं, चीन अब तिब्बत पर फोकस कर रहा है, नेपाल ढीला हो गया, पाकिस्तान में जो पीओके में विरोध हो गया, बलूचिस्तान में विरोध हो गया, सिंध में विरोध हो गया, तो अब चलो तिब्बत। मतलब क्या मजाक बना रखा है, ये मुल्क किसी को साथ नहीं लेके चल सकता। देखो चीन जो है, ये 2 इसकी स्टेट्स हैं, उसके बारे में बहुत चिंता रहती है। एक तो शिनचांग है और दूसरा तिब्बत है। और तिब्बत में ये है कि जो सबसे इसके जो माहिर जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर होते हैं वो वहाँ तिब्बत में होते हैं। जैसे कि पहले इनके जो प्रेसिडेंट थे वो भी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। तो वांग यी जो है, ये इनकी बड़ी एक अच्छी पोजीशन है, ये फॉरेन मिनिस्टर, स्टेट काउंसलर हैं। तो इनका जाना बहुत ही अहम बात है, क्योंकि ये वहाँ जाके जायजा लेंगे और वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी है और वहाँ जो गवर्नेंस है उनको हिदायतें देके कि शी जिनपिंग की क्या हिदायतें हैं, किस प्रकार उसने तिब्बत पर अपना नजर रखनी है। साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा सीधा सच्चा अपने दर्शकों के लिए। क्या चीन अपनी फॉरेन पॉलिसी में सेल्फ गोल मार के कंफ्यूज नहीं हो गया है? नहीं, सेल्फ गोल भी मारता है, कुछ इसकी कंफ्यूजन भी है, कुछ दूसरों को दिखाता भी है, चालाकी भी है। तो इसमें हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो जो चीन करता है वो चालाकी से करता है, कंफ्यूजन तो दिख ही रही है, क्योंकि उसको जो भारत से रिस्पांस मिला है और दुनिया भर में। सर मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। मैंने अपने दर्शकों से वादा किया था, आपका पॉइंट मैंने मान लिया। चीन न सिर्फ कंफ्यूज है बल्कि दुनिया में भी कंफ्यूजन फैला रहा है। सर माफी चाहूंगा। डॉक्टर मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, स्वागत है आपका, फॉर्मर एम्स डायरेक्टर। सर वेलकम वेलकम सर। मैं इस वक्त बड़ी खबर लेकर जा रहा हूं और डॉक्टर मिश्रा के पास सीधे जाऊंगा, और उसके बाद जनरल द्विवेदी और मेरे साथ मनीष भी हैं, एलेक्स भी हैं और सुशांत सर भी हैं।
अगले 15 मिनट नॉन स्टॉप आप देखें बहुत बड़े खुलासे। अब चीन ने कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी दी। चीन की कोरोना वैक्सीन को मिला पेटेंट। 18 मार्च को अनुरोध किया था इस वैक्सीन का, 11 अगस्त को मिली मंजूरी। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये खुशखबरी है, ये चीन के लिए है, दुनिया के लिए है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं आपको ये दिखाऊंगा इस ब्रेकिंग के साथ वॉल भी जब मैं बात करूंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ वॉल पर दिखाने जा रहा हूं। सीधा है मेरे साथ आपके सामने चीन की वैक्सीन 18 मार्च को। मेरे को अब सवाल कुछ जवाब आपसे तलाशने, जरा बताइएगा हमारे दर्शक। सवाल, चीन की वैक्सीन का पेटेंट, हमारे कुछ सवाल है यहां पर। चीन ने 18 मार्च को ही वैक्सीन के पेटेंट के लिए अनुरोध किया। बड़ा सवाल, क्या चीन के पास पहले से ही वैक्सीन मौजूद थी? जूम इन करके इसको दिखाएं, हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। क्या चीन के पास पहले से ही वैक्सीन मौजूद थी? यह मेरा बड़ा सवाल है। 18 मार्च को वैक्सीन के पेटेंट के लिए लिया, 18 मार्च को, यानी जब पूरी दुनिया इससे ग्रस्त हो गई थी। तो क्या चीन के पास पहले से ही वैक्सीन मौजूद थी? जिसने कोरोना बनाया, क्या उसी ने वैक्सीन बनाई सबसे पहले? बड़ा सवाल। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे सामने, क्या रूस की वैक्सीन के बाद आपाधापी में चीन को इस वैक्सीन का पेटेंट दिया गया है? रूस की वैक्सीन के बाद दुनिया टेंशन में आ गई। खासकर अगर बात की जाए वो एजेंसीज जो कि सोच रहे थे कि यार रूस कैसे आ गया इस मामले में, रूस नहीं आ सकता था, ये तो चीन का ही है। तो एक क्या बड़ी साजिश दिखाई देता है, आपाधापी में चीन को यह पेटेंट दिया गया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यह हम एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बात कर रहे हैं। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान से देखें आप, इस वैक्सीन को चीनी सेना और एक दूसरी कंपनी ने मिलकर तैयार किया। इस वैक्सीन को चीनी सेना और दूसरी कंपनी ने मिलकर तैयार किया। चेंज करें, इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर मैं दिखाने जा रहा हूं, वो ये है कि क्या चीनी सेना ने ही कोरोना वायरस तैयार किया था? चीनी सेना और एक और कंपनी ने मिलकर वैक्सीन तैयार किया। मैं पूछता हूं कि क्या चीनी सेना ने ही कोरोना वायरस तैयार किया था? मैं सीधे चलूंगा यहां पर, और ये मेरे जो सवाल हैं इनको लेकर बहुत बड़ा संशय है। मेरे साथ डॉक्टर मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। सर मुझे एक बात बताइए, हमें अक्सर मैं एक बात बोलता हूं अपने शोज में, इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाकन नहीं होते। आप सोचिए, चीन ने वायरस बनाया, यह आरोप था। आरोप लगा कि चीन की जो फौज है उसने वायरस बनाया लैब में, यह आरोप था। अब हम देखते क्या है, जैसे ही रूस को मिला लाइसेंस, जैसे ही रूस ने कहा हमने वायरस तैयार किया, एकदम से खबर आई एक हफ्ते के अंदर कि चीन को पेटेंट भी मिल गया है। सारी चीजें आ गई। मैं चाहूंगा नीचे ब्रेकिंग चलाएं। सर योर रिएक्शन ऑन दिस। देखिए, चीन के बारे में जितना कहा जाए कम है। पहले से हम लोग कह रहे हैं इस बात को कि ये जो वायरस है ये बायो वॉर का हिस्सा है, और इसको बिल्कुल लैब में बना के बाकी दुनिया को ग्रस्त करके खुद आराम से बैठे हुए हैं। अब वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो चीन पे तो अब किसी का भरोसा रहा नहीं, वैक्सीन के लिए भी किसी का भरोसा नहीं है। उन्होंने अपनी आर्मी में इसको ट्रायल भी किया है, जैसी खबरें आई थी पीछे। लेकिन इसका बस एक ही हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर ये वैक्सीन चीन में कामयाब है तो रशिया की वैक्सीन भी कामयाब होगी, हम लोगों की जो वैक्सीन बन रही है वो भी कामयाब होगी, और जो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इजराइल और जो लोग भी और वैक्सीन में आगे हैं, फ्रांस हैं, तो वो वैक्सीन भी कामयाब होंगी। सर लेकिन एक बात बताइए, 18 मार्च को इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई किया तो था। आप कह रहे हो, ये सवाल खड़ा नहीं करता? नहीं, ये सवाल है और हम तो कह रहे हैं इस बात को, एक बार नहीं हम लोगों ने 10-10 बार कहा है इस बात को कि ये बायो वॉर का हिस्सा है और इनकी पूरी तैयारी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? भारत इससे जूझ रहा है, सारे हमारे राज्य इससे जूझ रहे हैं, अमेरिका जूझ रहा है, पूरा यूरोप जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है, और चीन आराम से बैठा हुआ है कि हमारे तो 80,000 केस थे, 4,000 डेथ्स हो गई, एंड दैट इज इट। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आपने जो पॉइंट रखा है, मैं कॉमोडोर रंजीत राय से ही पूछना चाहूंगा। सर आपको लगता नहीं है कि चीन की आर्मी नहीं, अब इसके प्रूफ धीरे धीरे दिख रहे हैं, क्योंकि जिसने वायरस बनाया वही वैक्सीन बना रहा है, चीन की आर्मी क्लियर कट इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, पहले भी आपने ये दोहराया था, और मैं खुफिया एजेंसी में काम किया है, आपको पता होना चाहिए चीन के पास जो ओरिजिनल एंटीबॉडीज थी, जो देश के पास पहली एंटीबॉडीज मिलती हैं, वो अपना वायरस एंटीबॉडी के साथ बना सकता है, वैक्सीन बना सकता है। कोई भी आर्मी एक वायरस बनाता है या गैस बनाता है, उसी वक्त उसका एंटीडोट भी बनाते हैं। हमारा भी नेवी में, हमारे भी सर्विस में, मिलिट्री में
एंटीडोट बनाते हैं, तभी तो हम कहते हैं वी आर रेडी फॉर बायोलॉजिकल वॉरफेयर। और पहले भी आपसे दोहराया था रेमडेसिविर, जंग जमीन Yes, के I remember आपने मुझसे बोली थी ये बात। I remember very well. तो Yes, देखिए, नहीं, you're right. लास्ट पॉइंट आपको बता दो। आप मीडिया पे जाइए, इमीडिएटली चाइना ने इंग्लिश में बोला था, वी हैव शेयर्ड द ओरिजिनल पेपर्स। Got your point, sir. Got your point. Very quickly, point noted, sir. मैं माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं. I'm running short of time. Very quick reaction, सुशांत sir. Your take. चाइना इन्वॉल्व है, इसके क्लियर प्रूफ दिखाई दे रहे हैं, और रशिया एंगल, अगर रशिया को मिला है वैक्सीनेशन तो कितनी जल्दी आपाधापी में चाइना को तुरंत पेटेंट भी मिल गया। सर योर टेक। 18 मार्च से पेटेंट अटका पड़ा था। नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल इट्स, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स गेटिंग क्यूरियसर एंड क्यूरियसर। वेरी सिंपली, कि अभी तक ये माना जा रहा था, बहुत लोगों का ये मानना था कि ये बायो वॉरफेयर का हिस्सा था, ये जिस तरीके से कोरोना वायरस को रिलीज किया गया, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। अब अगर ये वायरस जो है नवंबर दिसंबर के आसपास चाइना में आया और 4 महीने के अंदर अंदर चीन ने इसका एंटीडोट निकाल भी लिया और इसका वैक्सीनेशन निकाल भी लिया और उसका पेटेंट भी फाइल कर दिया। आप पेटेंट तभी फाइल करते हैं जब आपने उसकी टेस्टिंग पूरी कर ली हो। अब बाकी दुनिया भर में जो टेस्टिंग हो रही है, सारे के सारे यही मान रहे हैं कि 2021 से पहले वैक्सीन नहीं तैयार हो पाएगा, क्योंकि उसके बड़ा इलेबोरेट प्रोसीजर होता है। तो ये कैसे हुआ कि चीन ने महज 2 या 3 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन भी तैयार कर लिया और उसका पेटेंट भी फाइल कर दिया। सुशांत सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आप जो बता रहे हैं यही मेरा शक है, जिसको मैं इलैबोरेट कर रहा हूं। लेकिन मेरे पास बड़ी खबर हमारे सभी दर्शकों के लिए, मलेशिया में मिला बेहद खतरनाक कोरोना वायरस। इस वक्त की बड़ी खबर, सामान्य वायरस से 10 गुना ज्यादा खतरनाक कोरोना के स्ट्रेन D614G का पता चला। चीन से फैले कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक भारतीय मूल के रेस्टोरेंट मालिक में मिला नया वायरस। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, वो WHO की खबर है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच WHO की नई गाइडलाइन, बंद कमरे में काम करने वाले डेंटल एक्सपर्ट को कोरोना का खतरा। लोग दांतों की रूटीन जांच ना कराने जाएं तो बचे रहेंगे, WHO ने कहा। WHO ने लोगों से दांतों की रूटीन जांच ना कराने की अपील की। सीधे यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जो आम इंसान से जुड़ती है। डेंटिस्ट की अगर बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। मैं चाहूंगा यहां पर क्विकली इसको प्ले करें की ग्राफिक्स को। दांतों की रूटीन जांच कराने से बचें, नंबर 1। दूसरा, हाई रिस्क जोन में डेंटल क्लिनिक, डेंटल चेकअप से संक्रमण का खतरा, इंपॉर्टेंट फैक्टर। इमरजेंसी की स्थिति में ही क्लिनिक जाएं, टेलीमेडिसिन से एक्सपर्ट की सलाह लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हमारे सभी मेहमानों को मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। इसी ब्रेकिंग के साथ जो WHO की वार्निंग है, इसके साथ मैं क्लोज करूंगा अपना बुलेटिन। इस वक्त की बड़ी खबर जो WHO ने गाइडलाइंस दी है, नई गाइडलाइंस, इसी के साथ मैं क्लोज कर रहा हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।